कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना सुबह की नर्म रोशनी समंदर की लहरों पर थिरक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी जो यॉट के डेक के माहौल को और भी खास बना रही थी। वेदिका के बालों में एसआर की उंगलियां उलझी थी और उसके चेहरे पर एक ठहराव भरी मुस्कान फैली थी। केबिन की हल्की फुल्की रोशनी और बाहर की नीली चमक एक ड्रीमी माहौल बना रही थी। वेदिका ने आंखें खोली तो सामने एसआर था। उसकी नजदीकी ने वेदिका को एक पल के लिए रोक दिया। लम्हा धीमा हो गया था, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर तक ठहरा नहीं। एसआर का फोन बजा और उसकी आंखें गहराई में एक पल के अंदर उतर चुकी थी। कॉल उठाते ही उसका चेहरा बदल गया। वो सख्त, गंभीर और बेचैन हो गया। कॉल खत्म होते ही वो फुर्ती से उठा, केबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वेदिका कुछ समझ नहीं पाई। उसने उसे रोकना चाहा, सवाल करना चाहा, लेकिन एसआर की आंखें अब किसी और तूफान में उलझ चुकी थी। यॉट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। एसआर की आंखें दूर किसी मंजिल पर अटकी थी और वेदिका के मन में सैकड़ों सवाल थे। कुछ ही देर में एसआर उतर गया, बिना कुछ कहे। वेदिका पीछे रह गई उसी डेक पर जहां कुछ समय पहले उसकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा लम्हा बिताया जा रहा था। उधर अभिमान अपने ऑफिस में केबिन में बैठा था जब अचानक से उसके फोन पर घर से कॉल आया। और कॉल आते ही उसने खबर दी कि अंबर को चोट लगी है और वो दर्द से कर्रा रही है। अंबर को चोट लगने की खबर सुनते ही अभिमान के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई और वो घर के लिए निकल पड़ा। अब आगे विला के लिविंग एरिया में शांति थी। अंबर लॉन्च काउच पर बैठी थी। उसके बाल ढीले बंधे थे। एक साइड की लट बाहर चेहरे पर गिर रही थी जिसे वो उंगलियों से पीछे कर रही थी बार बार। उसकी आंखों में थकान थी पर उसके होठों पर वो हल्की मुस्कान थी जो सुकून से आते पलों को महसूस कर रही थी। उसी वक्त आर्यन किचन से निकला। उसके हाथ में 2 कॉफी मग थे, लेकिन उनमें से एक वो खुद पीने वाला था। उसने अंबर के करीब आकर उससे कहा, स्पेशल तेरे लिए बनाया है, एक्स्ट्रा मिल्क, नो शुगर, जस्ट हाउ यू लाइक इट। अंबर की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि पीछे से किसी के जूतों की धीमी आवाज लेकिन भारी आवाज सुनाई देने लगी। अभिमान। वो सीधे चलकर सामने आया। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में कुछ तैर रहा था, अजीब सी गहराई और शायद असहजता। उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन के हाथ में मग अभी भी था। अंबर की उंगलियां मग को थामे बस कुछ इंच की दूरी पर थी और तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के अभिमान झुका और अंबर को अपनी बाहों में उठा लिया। अंबर का शरीर हल्का सा कांपा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हैरानी से कहा, अभिमान, ये आप क्या कर रहे हो? अभिमान की बाहों में पकड़ी हुई अंबर थोड़ी कसमसाई। उसकी आवाज में झुंझुलाहट थी। अभिमान सीढ़ियों की ओर बढ़ता जा रहा था। चेहरा भी स्टोन जैसा था, लेकिन आवाज उसमें एक टोन थी जैसे हर शब्द आर्यन के लिए बोला जा रहा हो। अभिमान ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, मैं बस तुम्हें ऊपर लेकर जा रहा हूं। अंबर ने अभिमान से कहा, मैं खुद जा सकती हूँ अभिमान, इतनी भी बीमार नहीं हूं मैं। अभिमान ने सख्ती से कहा, क्या जरूरत है ये तुम नहीं तय करोगी। और रही बात चलने की, समझ रही हो, अगर बात चलने की है तो तुम अभी चलने की हालत में नहीं हो, कितनी बार बोलूं। उसके लहजे में एक सर्द तलखी थी, जैसे कोई टेरिटरी क्लेम कर रहा हो। आर्यन वहीं खड़ा था। कॉफी अब भी उसके हाथ में थी, जिससे उसका चेहरा अब सख्त हो चुका था। उसने धीरे से पूछा, अंबर, मैं कॉफी लाया था तेरे लिए। अंबर ने झिझकते हुए कहा, आर्यन टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। अभिमान की निगाहें अब आर्यन की ओर गई, पहली बार सीधी। उसने आर्यन से कहा, अंबर को अब नीचे कॉफी नहीं पीनी, बल्कि ऊपर रूम में आराम करना है, डॉक्टर्स एडवाइस, रिमेंबर। उसका लहजा सख्त था, लेकिन उसमें एक अजीब पॉजिटिवनेस लिपटी हुई थी, एक वार्निंग की तरह। आर्यन चुप रहा, बस आंखों से अंबर को देखता रहा और वो नजरें उसके सवालों से घिरी हुई थी। अंबर अभिमान की तरफ मुड़ी और उससे बोली, आप अचानक इतना केयरिंग कब से हो गए? अभिमान ने उसकी तरफ देखा और उस नजरों में हल्की सी शिकन आई, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। बस तभी से जब से तुम दूसरों के साथ ज्यादा हंसने लगी हो। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन हर अक्षर में चुभन थी, जैसे वो हंसी जो उसने अंबर की आर्यन के साथ देखी थी उसके सीने में कील की तरह फंसी हो। और फिर वो बिना पलटे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंबर उसकी बाहों में ही थी, लेकिन वो बाहें सुकून से भरी नहीं बल्कि दावा जताने वाली थी। पीछे आर्यन अब भी वहीं खड़ा रहा। कॉफी मग में कॉफी उसके हाथ में ही थी। ऊपर रूम में लाइट्स धीमी थी। बाहर बारिश की रुक रुक कर गिरती बूंदें, उसकी हल्की आवाज कमरे की चुप्पी को और गहरा बना रही थी।
अभिमान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंबर अब भी उसकी बाहों में थी। उसने बहुत नरमी से अंबर को बेड पर लेटाया, जैसे वो कांच की बनी कोई नाजुक सी चीज हो और किसी भी पल टूट सकती हो। अंबर थोड़ी हिचकी लेकिन कुछ नहीं बोली। अभिमान ने धीरे से उसका हल्का ब्लैंकेट उठाया और उसे अंबर पर ओढ़ा दिया। वो पलटने ही वाला था कि हल्का खिंचाव उसे रोक देता है। अंबर ने उसका हाथ थाम लिया। अभिमान पलटा, नजरें झुकी नहीं, सीधे अंबर की आंखों से जा टकराई। तुम्हें कुछ चाहिए? अंबर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कोई झिझक नहीं थी। हाँ, एक जवाब चाहिए, अभिमान ने अंबर से पूछा। कौन से सवाल का? अंबर ने गहरी सांस ली और फिर बोली, ये जो आप अचानक इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना, उसका। पहले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे चोट लगे या ना लगे, और अब इतनी परवाह क्यों? अभिमान कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी निगाहें थोड़ी सख्त हो गई। उसने बेरुखी से कहा, क्योंकि मैं एसआर की तरह नहीं हूं। अंबर ने हैरानी से कहा, एसआर भाई की तरह? अभिमान ने जवाब दिया, हाँ। अंबर ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, एसआर भाई ने ऐसा भी क्या कर दिया? अभिमान का जबड़ा हल्का सा कसा। डोंट स्टार्ट अगेन अंबर, वो टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंबर ने अभिमान से कहा, तो क्या सच बदल गया? अभिमान ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन बेवजह इस बारे में बात करने से तुम्हें तकलीफ ही मिलेगी। अंबर अब थोड़ा आगे झुकी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन थोड़ी तड़प भी। मुझे पता है आपको गुस्सा है इस बात का कि एसआर भाई ने अभिमन्यु को शूट किया था और वेदिका भाभी से जबरन शादी की थी। हाँ, मैं मानती हूँ उन्होंने गलत किया है, गलत नहीं, बहुत गलत। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। अंबर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बात सुन लीजिए अभिमान, वेदिका भाभी आज भी एसआर भाई के लिए बहुत खुश है और उनके साथ खुश है, सच में खुश है। वो उन्हें अपने दिल से ज्यादा संभाल कर रखते हैं और उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक पल की चुप्पी रही। अभिमान अब थोड़ा झुका। उसकी उंगलियां अब अंबर के चिन के पास थी। उसकी आवाज बेहद धीमी लेकिन सीधी दिल से निकली, जैसे मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखता हूं वैसे। अंबर की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसकी आंखें अभिमान की आंखों में देखते हुए अचानक से शांत हो गई, जैसे किसी पुराने लम्हे को याद कर रही हो। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे याद था जब वो इस घर में आई थी उसने सिर्फ अभिमान की बेरुखी, उसका गुस्सा और उसके शब्द की चुभन ही झेली थी। और आज उसी अभिमान की आवाज में उसने पहली बार कोई दावा नहीं, कोई तंज नहीं, सिर्फ एक सच्चा एहसास महसूस किया है। कमरे की लाइट्स अब मंद हो चुकी थी। अंबर अब भी बेड पर बैठी थी, कमर के पीछे तकिए का सहारा। ब्लैंकेट अब ढीली नीचे सरक चुकी थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में अब वो सवाल नहीं था, कुछ और था, इंतजार या कोई डर। अभिमान अब कुछ दूर खड़ा रहा, लेकिन आंखें अंबर से हटी नहीं। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत थकी हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। अंबर ने धीरे से नजरें उठाई और कहा, तो क्या आप ये पूछने के लिए रुके हो या फिर देखने के लिए? अभिमान एक कदम आगे बढ़ा। उसकी चाल अब भी सख्त थी, लेकिन हर कदम में झिझक थी, जैसे वो खुद नहीं जानता कि आखिर इस वक्त वो क्यों खिंचता चला जा रहा है। वो अब बेड के करीब आया। उसने अंबर को गहराई से देखा। तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता क्या? अंबर ने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, पहले डर लगता था, लेकिन अब आपकी आंखों से ज्यादा डर नहीं लगता मुझे। अभिमान की भौहें हल्की सी उठी। इसका मतलब अब मेरी आंखों में कुछ अच्छाई नजर आती है तुम्हें? अंबर ने जवाब दिया, थोड़ा बहुत। उसकी मुस्कुराहट अब भी आधी थी, पर आवाज अब उसमें कंपन नहीं थी। अभिमान अब और करीब आया। वो बेड के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल यूं ही खामोशी से अंबर को देखता रहा, फिर अचानक उसने अपने घुटनों के बल झुकते हुए धीरे से अंबर की हथेली को छुआ। अंबर हल्की सी चौंकी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी तेज थी। अभिमान ने उसका हाथ अपनी हथेलियों में लिया और धीरे से अपनी उंगलियों से उसे सहलाने लगा, जैसे किसी फटे हुए पन्ने की तरह वो फिर से उसे जोड़कर पढ़ना चाहता हो। तुम्हारी उंगलियां आज ठंडी नहीं लग रही। अंबर ने पलकों को हल्का सा बंद किया, क्योंकि शायद आज पहली बार आप अपनी गर्माहट के साथ मुझे छू रहे हैं। उन दोनों के बीच की हवा अब भारी हो रही थी, लेकिन ऑकवर्डनेस से नहीं, बल्कि किसी गहरी सुकून से। अभिमान ने उसकी हथेली को अपने गालों तक ले जाकर कुछ पल वैसे ही रखा, जैसे वो उसके स्पर्श को गहराई से महसूस करना चाहता हो। अभिमान ने अंबर से कहा, तुम्हें पता है अंबर, तुम जब भी मुझसे सवाल करती हो तो मुझे लगता है शायद तुम मुझे अब भी समझना चाहती हो। कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो अभी भी मुझे थामे हुए है। अंबर ने नजरें उसकी तरफ झुकाई, क्योंकि
अब लगता है आप शायद अपनी फीलिंग्स छिपाना चाहते ही नहीं। अभिमान अब धीरे से उठा और अंबर के ठीक सामने आकर बैठ गया, इतना करीब कि उनके घुटने एक दूसरे को हल्के से छूने लगे। उसने अपनी उंगलियों से अंबर की ढीली लट को पीछे किया। उसका स्पर्श नरम था, ऐसा नहीं था जैसे अभिमान ने पहले कभी उसे महसूस करवाया हो। अंबर की सांसें और नॉर्मल हो गई, लेकिन अब अजीब बात यह थी कि उसे इस पल से डर नहीं लग रहा था। अभिमान ने फुसफुसाकर पूछा, क्या है? क्या मैं थोड़ी देर यहीं रह सकता हूं तुम्हारे साथ? अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने आंखों में हाँ कह दिया था। अभिमान धीरे से बेड पर साइड पर अंबर के करीब बैठ गया। उसके हाथ अब भी अंबर के हाथ में थे। कमरे की खामोशी में अब कोई डर या नाराजगी नहीं थी। कमरे में अब नरमी सी घुल चुकी थी। अंबर और अभिमान दोनों बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी, बस एक शेयर्ड साइलेंस जो बहुत कुछ कह रहा था। अंबर ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, साइलेंस भी एक लग्जरी जैसा लगता है ना, जब दिल में कोई डर ना हो। अभिमान ने उसकी तरफ देखा, उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, मैं चाहता हूं ये साइलेंस तुम्हें हर रोज मिले, मेरी वजह से नहीं, मेरी मौजूदगी की वजह से। अंबर ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और तभी डोर पर नॉक हुआ। अभिमान की उंगलियां थम गई, उसका ध्यान भंग हो गया। उसने हल्के से सिर उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो सामने अभिमन्यु खड़ा था, चेहरे पर वही मासूमियत लेकिन आंखों में हल्की फिक्र। अभिमान ने उसे देखते हुए कहा, अरे अंदर आना। अभिमन्यु ने अपने भाई अभिमान पर सवालों की बारिश कर दी। नहीं, पहले आप ये बताओ अंबर भाभी कैसी हैं? उन्हें चोट लगी है ना? मुझे अभी अभी आर्यन ने बताया। अभिमान ने हल्की सी सांस ली, फिर एक छोटा सा स्माइल उसके चेहरे पर आया और उसने अभिमन्यु से कहा, खुद ही पूछ ले अपनी भाभी से। उसने दरवाजे से थोड़ा हटकर अभिमन्यु के लिए रास्ता छोड़ दिया। अभिमन्यु कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधा अंबर भाभी पर गई, जो अब तकिए से टेक लगाए बैठी थी। ब्लैंकेट उसके पैरों पर ढीली पड़ी थी। अभिमन्यु ने लगभग प्यार से अपनी भाभी को डांट लगाते हुए कहा, भाभी आपको किसने कहा था बिना देखे चलने के लिए? देखो खुद को इंजर कर लिया ना आपने। अंबर ने हल्की सी हंसी के साथ आंखें मोड़ी और कहा, मैंने सोचा था सीढ़ियां मुझे पहचानती होंगी, लेकिन मैं गलत साबित हो गई। अभिमन्यु मुस्कुराया, इन सीढ़ियों से तो आज तक मेरी भी जान पहचान नहीं हुई है, तो आप क्यों रिस्क ले रही थी भाभी? फिर अभिमन्यु चेयर पर अंबर के नजदीक बैठे हुए बोलने लगा, वैसे इस चोट ने एक अच्छा काम कर दिया। अंबर और अभिमान ने सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखा तो अभिमन्यु ने कहा, पता चल चुका है कि भाई को आपकी कितनी फिक्र है। अंबर के चेहरे पर हंसी आ गई, वो हंसी जो पहली बार इतनी खुलकर आई थी बिना किसी रोक टोक के। अभिमन्यु की बात पर न सिर्फ अंबर हंसी बल्कि अभिमन्यु खुद भी। अभिमान वहीं खड़ा था, उन दोनों को देखते हुए। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कोई टोकाटाकी नहीं की, बस धीमे से पीछे आकर अंबर के कंधे से पास में खड़ा हो गया। देर तक यूं ही अभिमान, अंबर और अभिमन्यु की बातें चलती रही। अभिमन्यु के होश में आने से घर में एक रौनक सी वापस आ चुकी थी और अभिमान के अंदर भी पॉजिटिविटी पैदा हो रही थी। क्या अभिमान और अंबर होंगे एक? किसका कॉल आया था एसआर के पास? क्या एसआर का होने वाला है सामना शौर्य गिल से? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।